हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। चलिए, बीए थर्ड ईयर फिलॉसफी के विद्यार्थियों के लिए जो पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपको याद हो या ना हो, पर मुझे याद है कि हमने पिछली क्लास में सांख्य द्वारा स्वीकृत जो एक मूल तत्व है प्रकृति, उसके स्वरूप और उसके अस्तित्व के पक्ष में तर्क, इस विषय पर चर्चा की थी और लगभग 2 वीडियो इस निमित्त अपलोड हो चुके हैं, मैं बना चुका हूँ। बीए पार्ट थर्ड ईयर फिलॉसफी के स्टूडेंट्स, चूँकि जो परिस्थितियाँ वर्तमान में दिखाई दे रही हैं उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि पूरे वर्ष भर हमें इसी माध्यम से अध्ययन अध्यापन करना होगा। तो मेरा आग्रह है कि जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं उनको थोड़ा सा समय निकाल के और ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। नियमितता बहुत ज़रूरी है। यदि आपने एक के बाद एक सारे वीडियो देखे हैं तो वह सिद्धांत व थ्योरी वो आपको अवश्य समझ में आ सकेगी जो हम यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सांख्य दर्शन द्वैतवादी है। अब आपसे यही पूछ लिया जाए कि द्वैतवाद से क्या तात्पर्य है, तो आपको बताना चाहिए कि द्वैतवाद से तात्पर्य है दर्शन की वह अवधारणा जिसमें मूल तत्वों की संख्या 2 स्वीकार की जाती है। बातें बहुत सारी हैं करने के लिए। जब 2 मूल तत्व की बात हम करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि दोनों मूल तत्व एक दूसरे से स्वभाव में अलग अलग हैं, और इसका तात्पर्य ये भी है कि दोनों तत्व एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। यदि उनको स्वभाव में भिन्न और एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं माने तो फिर 2 तत्व मानने का कोई औचित्य नहीं है। तो इस दृष्टि से सांख्य द्वारा स्वीकृत जो 2 मूल तत्व हैं उसमें एक है प्रकृति और दूसरा है पुरुष। तो प्रकृति क्या है? मैंने कई बार ये आपसे आग्रह किया कि प्रकृति शब्द का जब भी सांख्य में प्रयोग करें तो यह कदापि नहीं समझना कि प्रकृति मीन्स नेचर, बल्कि प्रकृति का यहाँ तात्पर्य एक ऐसे मूल तत्व से है जो संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है। अव्यक्त और प्रधान ये 2 उसके अन्य नाम हैं। कुछ दार्शनिकों ने 5 महाभूतों को सृष्टि का मूल कारण माना। सांख्य में भी जब प्रकृति से प्रादुर्भाव होता है तो हम 5 महाभूतों तक पहुंचते हैं, लेकिन सांख्य में और अन्य दार्शनिकों में जो अंतर है वो ये कि अन्य दार्शनिकों में इन 5 महाभूतों से स्थूल पदार्थों की उत्पत्ति होती है, जबकि सांख्य में मन, बुद्धि और अहंकार जैसे सूक्ष्म तत्वों की उत्पत्ति भी इसी प्रकृति से मानी गई। तो इसलिए सांख्य ने उसका बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया है। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, यानी सत रज तम, ये 3 घटकभूत तत्व हैं जिनसे मिलकर प्रकृति बनी।
प्रकृति अविवेकी है, अर्थात तीनों तत्वों को अलग नहीं किया जा सकता। प्रकृति विषय है, यानी ज्ञान का विषय है। प्रकृति सामान्य है, अर्थात एक व्यक्ति या एक आत्मा के ज्ञान का नहीं, बल्कि सभी व्यक्ति और सभी आत्माओं के ज्ञान का विषय है। प्रकृति जड़ है, अर्थात ये चेतन नहीं है। देखिए, एक तत्व जड़ है और एक तत्व चेतन है। प्रकृति नित्य है, ये एक और गुण है प्रकृति का। और बड़ी मज़ेदार एक चीज़, संभवतः पिछले वीडियो में ये बात संभव नहीं हुई थी कि प्रकृति जड़ है लेकिन प्रकृति सक्रिय है। लगता है कि दोनों बातें विरोधी हैं, लेकिन आगे समझ में आएगा कि एक तत्व प्रकृति स्वरूप से जड़ होते हुए भी सक्रिय है और दूसरा तत्व पुरुष स्वरूप से चेतन होते हुए भी निष्क्रिय है। तो ये सक्रियता और निष्क्रियता की जो एक नई बात मैंने जोड़ी, इसका संदर्भ यह है कि चूंकि प्रकृति से सृष्टि उत्पन्न होती है, तो उत्पन्न होने के कारण प्रकृति उत्पन्न करती है अपने रजगुण की गतिशीलता के कारण। रजगुण में क्रिया है, इसलिए प्रकृति को सक्रिय कहा गया। और पुरुष में रजगुण नहीं होता, इसलिए उसको निष्क्रिय कहा गया। प्रकृति अहेतुक है, अनाश्रित है, अलिंगम है, अजा है, ये और लक्षण थे। फिर हमने प्रकृति के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए एक कारिका दी और 5 तर्क दिए। भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागात् अविभागाद्वैश्वरूपश्च। इस कारिका में 5 तर्क हैं जो प्रकृति के अस्तित्व के पक्ष में है। तो यहाँ तक की चर्चा मैं पिछले वीडियोस में मैं कर चुका हूँ। यद्यपि एक शिक्षक का जो अनुभव है मेरा 25-26 वर्षों का, उसमें मैंने ये पाया है कि एक ही विषय पर एक से अधिक बार बात करने पर हर बार कुछ न कुछ नया भी उसमें आता है, जुड़ता जाता है। और यह चीज़ आप स्वयं जब पिछले वीडियो में देखेंगे और आज की वीडियो में देखेंगे तो यह अंतर आप स्वयं पाएंगे। हर बार बेहतर होता है, कुछ अच्छा होता है। तो चलिए और आगे बढ़ाते हैं। प्रकृति के स्वरूप और अस्तित्व के पक्ष में तर्क दिए जाने के बाद प्रकृति की प्रवृत्ति पर हम बात करेंगे कि प्रकृति की जो प्रवृत्ति है वह है कि उसी से विश्व की उत्पत्ति होती है और उसी में इस विश्व का विलय होता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए प्रकृति की प्रवृत्ति को 2 प्रकार का माना गया है। एक है सजातीय प्रवृत्ति, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, और एक है विजातीय प्रवृत्ति। सजातीय रूप में जो प्रवृत्ति है प्रकृति की, प्रवृत्ति का मतलब उसका स्वभाव, उसका रूप, उसके लक्षण, उसकी पोजीशन। तो जो सजातीय रूप में प्रकृति की प्रवृत्ति है, वहाँ सांख्य ने इसके लिए समुदयात शब्द का प्रयोग किया। समुदयात। और सजातीय प्रवृत्ति में जब समुदयात शब्द का प्रयोग किया तो इसका कहने का तात्पर्य हुआ
मिलकर होना, अर्थात अभिप्राय यह है कि प्रकृति के 3 घटक कौन से हैं? वो 3 घटक कौन से हैं? सत्व, रजस और तमस। तो प्रकृति के ये 3 घटक प्रलय काल में अपने आप में परिवर्तित होते रहते हैं, अर्थात इनसे किसी अन्य तत्व की उत्पत्ति नहीं होती। प्रकृति यहाँ अपने ही मूल रूप में रहती है, और उसका मूल रूप क्या है? त्रिगुणात्मिका। तो तीनों गुण सत्व, रज और तम जब प्रकृति से व्यक्त अवस्था नहीं हो रही होती, तब भी ये अपने आप में कुछ क्रियाशीलता रखते हैं, परिवर्तन रखते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। सांख्य मानता है कि ये गुण कभी भी बिना परिणाम के नहीं रहते, उनमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। यह प्रकृति का सजातीय परिणाम या प्रवृत्ति है, यानी प्रकृति के तीनों गुणों का अपने ही आप में परिवर्तित होते रहना। और ये कब होता है? इसको प्रलय की अवस्था कहा गया। मतलब कि सृष्टि की उत्पत्ति से पहले, सृष्टि के निर्माण से पहले, सृष्टि का निर्माण तो तब होगा जब प्रकृति के सानिध्य में कोई दूसरा तत्व आकर उसके संतुलन को बिगाड़ेगा, और वो दूसरा तत्व होगा पुरुष, जिस पर अपन बाद में बात करेंगे। तो जब तक ऐसा नहीं होता, प्रकृति स्वयं में ही स्थित रहती है। और स्वयं में स्थित रहती है का तात्पर्य है कि तीनों गुण उसमें अपने आप में मिलकर रहते हैं, समुदायात अवस्था में रहते हैं और अपने आप में ही परिवर्तन करते रहते हैं। नवीन तत्वों की उत्पत्ति नहीं होती, परंतु गुणों में परिणमन अवश्य होता रहता है, यानी सत्य सत्य में, रज रज में, तम तम में परिवर्तित होते रहते हैं। यह है प्रकृति की सजातीय प्रवृत्ति। दूसरा जो रूप है वो है प्रकृति की विजातीय प्रवृत्ति। तो जाहिर सी बात है, सजातीय प्रवृत्ति को आप यदि समझ गए तो विजातीय प्रवृत्ति समझ में आ जाएगी कि प्रकृति की इस प्रवृत्ति में त्रिगुण अपने आप में नहीं वरन अन्य विकारों के रूप में परिवर्तित होते हैं, और इस प्रवृत्ति को सृष्टि काल कहते हैं। इस सृष्टि के इस प्रारंभ से लेकर तथा कथित प्रलय की अवस्था तक यह प्रकृति की विजातीय प्रवृत्ति चलती रहती है। सजातीय और विजातीय। सजातीय में प्रकृति के जो 3 घटक हैं सत्व रज तम, तीनों अपने आप में ही बदलते हैं, और विजातीय में ये तीनों अपने से भिन्न कुछ तत्वों को उत्पन्न करते हैं। यूं समझिए आप। अब प्रश्न ये है कि प्रकृति जो त्रिगुणात्मिका है, उससे ये विविधता पूर्ण जगत विजातीय रूप में कैसे उत्पन्न होता है? तो वास्तव में एक ही कारण से उत्पन्न कार्यों में विविधता क्यों होती है? तो इसका एक जवाब तो यह है कि सांख्य में प्रकृति से उत्पन्न तत्वों में भी जितने भी तत्व उत्पन्न होते हैं उनमें भी मूल रूप से एक रूपता पाई जाती है। प्रकृति जो उसका स्वरूप है, स्वभाव है, त्रिगुणात्मिका होना, तो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले तत्वों में भी त्रिगुणात्मिकता पाई जाती है। और दूसरा यह है कि गुणों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य भिन्नता हमें नजर आती है, त्रिगुणात्मक सतरजतम, तो यह उसी प्रकार से संभव है जिस प्रकार से एक जल बिंदु मानी जल का एक बूंद भिन्न भिन्न आश्रयों के साथ भिन्न भिन्न रूप धारण कर लेती है। यद्यपि जल बिंदु में रसगत एकता होती है, परंतु जब ये जल बिंदु विभिन्न बीजों में संयुक्त होकर
उनके साथ जुड़ता है तो अलग अलग रूप में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के रूप में जब यह जल बिंदु नारियल के मूल में जाता है तो मीठा हो जाता है, नींबू के मूल में जाता है तो ये खट्टा हो जाता है, अंगूर और अनार में प्रारंभ में खट्टा और पकने के बाद ये मीठा हो जाता है। तो जिस प्रकार से ये जल बिंदु की विविधता है, उसी प्रकार से प्रकृति के त्रिगुणों की विविधता संभव हो पाती है। तो ये प्रकृति की दो प्रवृत्तियां थी। अंत में हम प्रकृति के पक्ष में दिए गए तर्कों का परीक्षण करेंगे। संक्षेप में आलोचनात्मक चर्चा यहाँ पर होगी कि सांख्य में प्रकृति को एक मूल तत्व माना गया और यह मूल तत्व त्रिगुणात्मक है। प्रकृति के अस्तित्व के पक्ष में जो तर्क दिए गए कि वेदानाम समन्वयात् परिणामात् शक्तित्व प्रवृत्तेश कारण कार्य विभागात् अविभागात् व स्वरूपस्य, वो सारे तर्क व्यक्त से अव्यक्त की ओर संकेत करते हुए दिए गए। प्रकृति व्यक्त रूप में तभी आ सकती है जब पुरुष का सानिध्य मिले। अतः प्रकृति के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए हमें यहाँ मजबूरन पुरुष की सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा, जो तर्क दिए गए उन तर्कों के आधार पर। जबकि प्रकृति को हमने स्वतंत्र और निरपेक्ष कहकर सिद्ध किया। और यहाँ जो तर्क दिए गए जिसमें पुरुष के सानिध्य के बिना वह व्यक्त नहीं हो सकती, और जब तक व्यक्त नहीं हो सकती अव्यक्त प्रकृति की ओर संकेत नहीं किया जा सकता, इस अवस्था में प्रकृति स्वतंत्र और निरपेक्ष नहीं रह पाती। तो प्रकृति पुरुष पर आधारित हो जाती है। पुरुष के बिना प्रकृति जगत की उत्पत्ति नहीं कर सकती। एक बहुत बड़ी समस्या ये सांख्य में प्रकृति के स्वरूप के संदर्भ में दी गई। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि सृष्टि का मूल कारण प्रकृति है। प्रकृति तीन गुणों की साम्यावस्था है। सृष्टि के पूर्व तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार रस्सी के तीन रेसे आपस में लिपटे रहते हैं, प्रकृति इन्हीं तीन घटकभूत तत्वों का सम्मिश्रण है। गुण का तात्पर्य यहाँ गुण नहीं है, बार बार कह रहे हैं, गुण का तात्पर्य यहाँ पर तत्व है। गुण कहने का अर्थ केवल उनका गुथा हुआ होना है, लिपटा हुआ होना है। जब तीनों गुणों की साम्यावस्था भंग होती है तो सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो ये सांख्य में तीन कालांश में हमने प्रकृति के बारे में अपनी चर्चा को पूर्ण किया। और चूंकि सांख्य दर्शन द्वैतवादी है, तो जो दूसरा मूल तत्व सांख्य ने स्वीकार किया है पुरुष, उसकी चर्चा अब हम अगली क्लासों में करेंगे। तब तक जय हिंद, नमस्कार।